बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का वीडियो का टॉपिक स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा। फर्स्ट ईयर की पोइम नंबर 5 है, इन द स्ट्रीट ऑफ फ्रूट स्टॉल्स। इस पोइम को स्टार्ट करने से पहले फिर कुछ गुजारिशात आपके सामने रखूँगा। एक तो पोइट के बारे में आपको हल्का फुल्का तारुफ देना है, फिर उसके बाद इस पोइम का जो बैकग्राउंड है वो क्या है, और इस पोइम का जो हिडन मीनिंग है, इम्प्लाइड मीनिंग है, सिंबॉलिक पोइम है तो कैसे है, कौन कौन से सिंबल्स यूज़ किए हुए हैं, इसके हिडन मीनिंग में राइटर क्या कह रहा है, और इसका अपेरेंट मीनिंग कैसा है, इसका बैकग्राउंड, इसका पस मंज़र इस पोइम का क्या है, और इस पोइम के लास्ट में जो डिवाइसेस है, राइटर ने कौन कौन सी पोइटिक डिवाइसेस हम देखते हैं कि इस पोइट के इस पोइम के अंदर से हमें मिलती है। और लास्ट में आपको मैं बता चुका हूँ पिछली पोइम में भी इसके क्वेश्चन आंसर के हवाले से कि मैं हर पोइम का टोटल 20 पोइम है तो हर पोइम का जस्ट एक क्वेश्चन आपको दूंगा, एक आंसर, चाहे जो भी क्वेश्चन आता है आप उसी आंसर को उस क्वेश्चन के नीचे लिख देंगे। और ये सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो बच्चे ज़्यादा काम नहीं कर सकते, जिन बच्चों से ज़्यादा काम हो नहीं सकता, तो बजाय इसके कि आप इन क्वेश्चन को छोड़ के आएँ, इनके आंसर अटैम्प्ट ना करें, तो मैं उनको शॉर्ट सा सॉल्यूशन दूंगा कि उनको मैं हर पोइम का जस्ट एक क्वेश्चन दूंगा, एक आंसर होगा उसका, और चाहे जो भी क्वेश्चन आता है उस पोइम से आपने उसी का आंसर लिखना है। अब ये समझ लीजिए उस पोइम का जो कॉन्टेक्स्ट है, उसका जो मेन आइडिया वही आपका क्वेश्चन भी होगा। तो चलता हूँ मैं इस पोइम की तरफ। जॉन स्टालवर्दी के बारे में आपको मैं बताता चलूँ कि ब्रिटिश पोइट है, और इसके हवाले से ये भी है कि पोइट ऑफ वार है। जंग के इसने बड़े हालात देखे हैं, इंसानियत के दुख दर्द तकलीफ़ें अज़ीतों में इसने इंसान को देखा है। जंग के हवाले से आपको पता है कि दुनिया में 2 बड़ी जंगें हुई हैं। एक तो 1914 से 1990 तक डेट है। बहुत से मैंने ऑफिस ऑफ राइटिंग में लिटरेचर की मैं आपको इसके बारे में डिटेल बता भी चुका हूँ। इस पोइम को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको हल्का फुल्का इसका बैकग्राउंड बताऊंगा। जॉन स्टालवर्दी जैसे कि आपको पता है ये पोइट ऑफ वार है। जो भी इस सदी में पैदा हुए हैं, जो उन्होंने जंग के हालात देखे हैं, मैंने आपको बताया 1914 से 1919 ये फर्स्ट डेट है वर्ल्ड वार की। फिर उसके बाद 1939 से 1945, ये 39 से 45 तक ये सेकंड डेट है वर्ल्ड वार की। तो इसने जॉन स्टालवर्दी ने जंग को, इंसान को मरते हुए, इंसान को तकलीफ़ों में, भाइयों को भाइयों से बिछड़ते, इंसानियत का कत्लेआम इसने अपनी आँखों के सामने देखा है। तो इस दौर में जो भी इंसान, चाहे पोइट है, चाहे राइटर है, चाहे वो किसी बुक का ऑथर है, चाहे उसने कोई सोनेट्स लिखा है या उसने कोई प्ले लिखा है, आप उसकी राइटिंग में जंग के हालात ही देखोगे, इंसानों की सफरिंग ही देखोगे। आप उनका माइंड, क्योंकि उन्होंने अपने बहन भाइयों, अपने रिश्तेदारों को खोया और उन्होंने अपने जंग के हालात को अपनी आंखों से देखा है। वो धुआं, वो आग बरसाती गाड़ियाँ, वो पूरी फ़ज़ा जो काली हुई होती है, इंसान को खून में लथपथ उसने अपनी आंखों से देखा है। तो आप उसकी राइटिंग में भी, चाहे वो पोइट्री लिखता है, चाहे वो प्ले लिखता है, या चाहे वो कोई नावल लिखता है, आप उसकी राइटिंग में, शॉर्ट स्टोरी भी है तो आप उसकी राइटिंग में हमेशा उस जंग के आसार ही देखोगे। यही कुछ आप जॉन स्टालवर्दी के बारे में भी आपको इस पोइम में देखने को मिलेगा। मैं हमेशा बच्चों से कहता हूँ कि आप किसी भी पोइम को अगर अच्छा समझना चाहते हैं तो सबसे पहले उस पोइम का बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए। इन द स्ट्रीट ऑफ फ्रूट स्टॉल, फ्रूट स्टॉल की स्ट्रीट में, फ्रूट का जो ठेला लगा हुआ है उस गली में क्या कुछ मनाजर जॉन स्टालवर्दी ने पेश किए हैं। इन द बैकग्राउंड ऑफ वर्ल्ड वार, तो वर्ल्ड वार जो आपको पता है जिसमें इंसानियत का कत्लेआम हुआ है, उसके बारे में आपको हल्की फुल्की इन्फॉर्मेशन मैं ज़रूर दूंगा, ताकि जब भी नेक्स्ट मेरी जो पोइट्री है या कोई शॉर्ट स्टोरी है या को मैं प्ले करवाता हूँ तो उसमें जंग के हालात आते हैं, तो आपको हल्की फुल्की अगर इन्फॉर्मेशन पहले मिल जाए तो आपके लिए ज़्यादा अच्छी है। तो जंग किस तरह के, कितने सिविलियंस थे, कितने कॉम्बैट्स थे, कितने सोल्जर्स थे, कितनी मारा मारी हुई, कितने लोग मरे,
इसकी होलनाकियों का एक शॉर्ट सा आपको मैं मंजर पेश करता हूँ, फिर मैं इस पोइम की तरफ चलता हूँ। ये इन द बैकग्राउंड ऑफ वर्ल्ड वार 1 एंड वर्ल्ड वार 2। अब देखिए वर्ल्ड वार 1 जो थी, मैंने डेट साथ लिखी है ताकि आप लोग कॉपी कर ले। बताने में अक्सर बच्चे कहते हैं कि हमें वो चीज़ सही समझ नहीं आती है, समझ आप काइंडली साथ लिख भी दिया करें। तो वर्ल्ड वार 1 आपको बताया 1914 से स्टार्ट हुई है, और कुछ बुक्स में आप 1914 देखोगे, कुछ बुक्स में आप 1915 देखोगे। तो जो भी आप देखेंगे, जैसे 19 अगर 15 लिखा आता है तो 1914 की जो बिगिनिंग डेट थी वो 28 जुलाई लिखी जाती है, 28 जुलाई 1948। तो जो भी छठे मंथ से आगे अगर होता है तो आपको पता है, जो मैथ के स्टूडेंट हैं उनको पता है कि हम राउंड ऑफ करके उसे अगले में शुमार करते हैं। तो आप देख ले जून जुलाई, जून के बाद जुलाई आता है, जुलाई 7वें में आ जाता है। तो अगर हम इसे राउंड ऑफ करें तो ये हम अगले साल की तरफ 1914 के बजाय 1915 कंसिडर करते हैं। आसान से अल्फाज में बताऊं कि जब लास्ट मंथ चल रहे होते हैं तो हम 1914 को कंसिडर नहीं करते, हम 1915 उसे लिखते हैं। ठीक है, अगर जून से पीछे पीछे वाले मंथ होते तो हम 1914 ही लिखते, लेकिन जून से आगे वाले मंथ है तो हम इसे 1914 के बजाय 1915 आपको कुछ बुक्स में मिलेगा। इसी तरह जो दूसरी जंग थी वो 1939 और 1940 के मिड में, किसी बुक में आप 1939 देखोगे और किसी बुक में आप 40 देखोगे। अब ये भी सितंबर का मंथ था, सितंबर की फर्स्ट डेट है, सितंबर की फर्स्ट डेट को ये जंग स्टार्ट हुई है, 1939 था। अब सितंबर भी चूँकि साल का एंड था तो इसलिए 1939 के बजाय आप अक्सर बुक में 1940 देखोगे। ये तो हो गया इसकी डेट्स के बारे में। तो आप देखें 19 जंगें दुनिया में जो बड़ी जंग है जिसमें मोर देन वन कंट्री, मोर देन आपस में लड़ने हुई वर्ल्ड वार थी, उसमें पार्टिसिपेंट जो होता है तो 40 मिलियन के हिसाब से आप देख ले कितने बंदे बनेंगे। और इसमें 20 मिलियन के लगभग लोग जो थे, 1 मिलियन 10 लाख का है, तो 20 मिलियन के करीब जो लोग थे वो मरे हैं। अब उसमें सिविलियंस भी थे, उसमें बच्चे भी हैं, उसमें नौजवान नस्ल भी है, उसमें सोल्जर्स भी हैं, उसमें जो पार्टिसिपेंट जो जंग के अंदर थे वो भी मारे गए, जिन्होंने बेचारे जो इसके अलावा जो ऐसे लोग भी थे जो सिविलियंस थे, जो जिन्होंने जंग में हिस्सा भी नहीं लिया था, वो लोग भी इस जंग में मारे गए। इसके अलावा ये तो 20 मिलियन के करीब लोग जो थे ये वर्ल्ड वार 1 में हलाकत हुई है, और 30 ममालिक जो थे इन्होंने इस जंग में हिस्सा लिया था। और फिर उसके बाद 75 से 80 मिलियन जो लोग थे, पहले में देखे 40 मिलियन थे, अब दूसरे में राउंड अबाउट 80 मिलियन पीपल जो थे वो मरे थे। सिर्फ पार्टिसिपेंट जो थे वो इससे भी तकरीबन 100 मिलियन लोग जो थे वो पार्टिसिपेंट, 100 मिलियन वो जो पार्टिसिपेंट थे। अब 100 मिलियन जो जिसमें आपको बताया 30 ममालिक शामिल थे, 100 मिलियन अबव जो पीपल थे वो इसमें पार्टिसिपेंट थे। अराउंड अबाउट 75 से 80 मिलियन के करीब वो लोग थे जो मरे थे। अब इन मरने वालों में आपकी पोइम है जो अ टेल ऑफ टू सिटीज़, अब उसमें भी ये जंग के हालात ही बयान किए गए हैं। उसमें किस तरह इंसानों को मरते हुए, आधे दड़ों के साथ रेंगते हुए, और इंसान को खून में लथपथ एक दूसरे की मदद की चीखों पुकार, धुआं, आग, अलाव, गोलियां, बरसात, बरसात, आग की बरसात, ये सारा जिस आप खुद अपने आप को देख ले कि अगर खुदा न खास्ता अगर आपको ऐसे हालात अगर फेस करने पड़ते हैं जिसमें आप अपने प्यारों को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखोगे, जिसमें आप ऐसे हालात पैदा होंगे कि जिसमें आप अपनी आंखों के सामने धुएं का गर्दो गुबार, आग का अलाव, आप बिल्डिंग्स को जलते हुए, आप इमारतों को गिरते हुए, आप हर तरफ लाशों के अंबार देखो, आप हर तरफ सिसकती हुई इंसानियत को देखो, तो आपको डेफिनेटली जब आप एक पोइट बनोगे, जब आप एक राइटर बनोगे, तो आपकी वो चीज़ आपकी राइटिंग में, आपकी पोइट्री में ज़रूर नज़र आएगी। यही कुछ जॉन स्टाल वर्दी के साथ भी था, जो इसने जो क्योंकि इसने जंग की होलनाकियों को अपनी आंखों से देखा था, तो वो होलनाकियाँ इसकी पोइट्री के अंदर, इसकी जो इसने राइटिंग की है तो इसकी राइटिंग में भी हमें नज़र आती है। क्या कुछ इसने होलनाकियाँ बयान की हैं,
कैसे जंग ने इसके माइंड को अफेक्ट किया है, कितना असर किया है, कितना इस जंग से वो इम्प्रेस हुआ है, उसकी हम डिटेल इस पोइम में देखते हैं, द स्ट्रीट ऑफ फ्रूट स्टॉल। ये था इस पोइम का बैकग्राउंड। अब मैं चलता हूँ इस पोइम की टेक्स्ट की तरफ। इन द स्ट्रीट ऑफ फ्रूट स्टॉल, इसका बैकग्राउंड आपको मैंने समझा दिया। जंग के बैकग्राउंड में लिखी हुई है, जॉन स्टॉल वर्दी कैसे जंग से अफेक्टेड है, किस तरह जंग ने उसके माइंड को अपनी गिरफ्त में लिया है, किस तरह जंग उसके जहन में असरअंदाज हुई है, वो हम देखते हैं। तो कहता है विक्स बैलेंस फ्लेम, विक्स बैलेंस फ्लेम। अब कुछ ऐसे है कि मैं इसको ये मेरे पास एक कैंडल है और यहाँ पे मैंने इसको इसके साथ मैंने इसका आग का शोला बनाया। अब ये विक्स है, ये वाली तस्वीर से ज़्यादा अच्छा पता, ये फ्लेम है, ये वाला ये फ्लेम है और ये धागा जो है ये विक्स है। अब विक्स मीन थ्रेड जो है, फ्लेम जो फायर आग ऊपर जल रही है। अब कहता है कि विक्स जो है बैलेंस किया हुआ उसने फ्लेम को। आपने जलती हुई आग को देखा होगा, अब कैंडल है या लालटेन आप जलाते हैं तो उसके अंदर जो शोला जल रहा होता है, उसके नीचे जो धागा लगा हुआ है उस धागे ने उस शोले को बैलेंस किया हुआ है। आप इस धागे को मूव करेंगे आगे पीछे, शोला भी मूव करना शुरू कर देगा। इसका मतलब यह है कि इसका जो तवाज़न है वो उस विक्स इस धागे के साथ है। तो कहता है कि विक्स जो है उसने बैलेंस किया हुआ है फ्लेम को, जो धागा है उसने आग को बराबर में रखा हुआ है। अ डार्क ड्यू फॉल्स, कैसे जंग ने असर किया हुआ है, आप उसमें देखोगे किस तरह उसके जहन में जंगी चीज़ें आ रही हैं। डार्क ड्यू, ड्यू कहते हैं शबनम को, डार्क कहते हैं अंधेरे को। तो डार्क ड्यू फॉल्स, शबनम, काली शबनम गिर रही है। काली शबनम तो नहीं होती, शबनम तो आपको पता है सुबह के टाइम किस रंग की होती है। जो शबनम सुबह के टाइम आप देखते हो घास के ऊपर या हरे भरे जो खेत होते हैं उनके ऊपर आप शबनम को गिरे हुए देखोगे। तो कहता है यहाँ पे जो शबनम है वो डार्क है। क्यों डार्क है? कि हर तरफ जंग के हालात चल रहे हैं, हर तरफ धुआं, गर्दो गुबार, गोलियां, आग बरसाई जा रही है। तो इसलिए इसकी वजह से जो शबनम है वो भी काली होकर आसमान से गिर रही है। इसलिए क्योंकि उसके जंग ने उसके माइंड को अपनी गिरफ्त में लिया हुआ है। तो कहता है डार्क ड्यू फॉल्स, जो ड्यू भी है वो डार्क होके नीचे गिर रही है इन द स्ट्रीट ऑफ फ्रूट स्टॉल्स। और ये मंजर जो उसने पेश किया है कि लालटेन जल रही है और जो धागा है उसने आग को बैलेंस किया हुआ है और शबनम जो है वो काले रंग की शबनम गिर रही है। कहाँ पे गिर रही है? स्ट्रीट ऑफ फ्रूट स्टॉल। अब कुछ ऐसे है कि ये एक कोने में खड़ा हुआ है, अब गली के इस कोने में एक फ्रूट स्टॉल लगा हुआ है, इस कोने में एक रेड़ी लगी हुई है जिसमें फ्रूट लगा हुआ है। तो यहाँ पे जो जॉन स्टॉल वर्दी है वो देखता है, इस फ्रूट स्टॉल की रेड़ी को देखता है जो कि इस जगह पे लगी हुई है। तो कहता है कि एक फ्रूट स्टॉल की गली में शबनम काली होके गिर रही है और जो विक्स है उसने फ्लेम को, जो धागा है उसने आग को बैलेंस करके रखा हुआ है। और अब उस रेड़ी में, उस जो स्टॉल में क्या कुछ है? मेलन, गावा, मैंडरीन, तीनों फल है उसके। मेलन वाटरमेलन, गावा अमरूद है, मैंडरीन ये संतरा होता है, आप इसे ऑरेंज कह सकते हैं। तो मेलन वाटरमेलन तरबूज आपको मिलेगा, अमरूद मिलेगा और मैंडरीन और संतरा आपको मिलेगा। ये उसके फ्रूट्स है। व्हाट वर द नेम्स ऑफ द फ्रूट्स मेंशन्ड इन द पोएम इन द स्ट्रीट ऑफ फ्रूट स्टॉल। क्वेश्चन आता होता है पेपर के अंदर कि कौन कौन से फ्रूट स्टॉल के जो फ्रूट थे जो इस पोएम के अंदर मेंशन है। तो 3 फ्रूट है, मेलन, गावा और मैंडरीन। पायरामिड पाइल्ड लाइक कैनन बाल्स। अब देखें कहाँ कहाँ पे जंग ने उसके माइंड को असर किया हुआ है। शबनम भी उसे काली नजर आ रही है। दूसरा कि कैनन बाल्स, कैनन एक तो CANON कैनन होता है, वो कैनन प्रिंसिपल असूल को कहते हैं, लेकिन ये डबल एन वाला कैनन जो होता है ये तोप को कहते हैं, जो तोप को होते हैं। कैनन बाल मीन तोप के गोले। पायरामिड पाइल्ड, पायरामिड अब कुछ इस तरह की शेप होती है। देखिए आप कभी फ्रूट स्टॉल की रेडी में आप देखो तो जो फ्रूट सजा हुआ होता है वो कुछ इस तरह का सजा हुआ होता है। अब ऐसे ये फ्रूट की रो लगी हुई है, फिर उसके बाद अब कुछ इस तरह का, फिर उसके बाद कुछ इस तरह का, ये पिरामिड होता है। ये पिरामिड शेप होती है, ये वाली जो शेप बनती है आप ये देखें, ये शेप जो मैंने अभी इसके साथ बनाई है। अब इस तरह की पिरामिड जो ट्राइंगल शेप में फ्रूट है, अब रेडी में ये तीनों फ्रूट जो है ये पिरामिड, इस तरह के पिरामिड करके, ये आपको मैंने बताया ये फ्रूट्स उसे कुछ इस तरह अरेंज किए हुए हैं। पिरामिड पाइल्ड, पाइल कहते हैं हीप को, पाइल कहते हैं ढेर को। अब
तो कौन शक्ल में ढेर लगा हुआ है, किस तरह, जैसे हम आपको मैंने बताया ये फ्रूट्स आपके कैसे किस तरह अरेंज किए हुए हैं उस फ्रूट स्टॉल के अंदर। तो पायरामिड पाइल्ड, पायरामिड ट्राइएंगल पाइल्ड हीप, HEAP हीप, जो ढेर लगा हुआ है पायरामिड की शेप में, ट्राइएंगल की शेप में ढेर लगा हुआ है, ऐसे जैसे कि कैनन्स बाल हो, ऐसे जैसे कि जो कैनन बाल जो तोप के गोले होते हैं, ऐसे जैसे कि तोप के गोले लगे हुए हैं। अब उस तरह की वो कहता है कि किस तरह उस जंग ने उसके माइंड को अपनी गिरफ्त में लिया हुआ है कि फ्रूट में भी उसे तोप के गोले नज़र आ रहे हैं, फ्रूट को भी वो तोप के गोले, क्यों, क्योंकि हर तरफ जंग के हालात चल रहे हैं, इसलिए जॉन स्टालवर्दी को फ्रूट्स भी तोप के गोलों की मानद नज़र आ रहा है। तो ग्लो रेड हार्ट, अब कुछ इस तरह के फ्रूट्स आपको पता है दुकानदार जो अक्सर जो गाहक होते हैं, जो बायर्स होते हैं, जो ख़रीदने वाले होते हैं, उनको इम्प्रेस करने के लिए फ्रूट को उन्होंने काटा हुआ होता है, कुछ इस तरह की शेप में फ्रूट कट करके उन्होंने फ्रूट्स के ऊपर रखे हुए होते हैं। तो इनमें भी कुछ शेप्स जो उन्होंने फ्रूट्स की उन्होंने कट करके फ्रूट के ऊपर रखी हुई है। अब उनका जो कलर है अंदर से, तो वो कह रहा है कि ग्लो ग्लो शाइन कर रहा है, रेड हार्ट, रेड हार्ट, तेज़ सुर्ख रंग का, तेज़ सुर्ख रंग किसका होगा, आपको पता है इन तीनों फ्रूट्स में मेलन का ही हो सकता है। तो तेज़ सुर्ख रंग का, गोल्ड हार्ट सुनहरे रंग का, फ्राम विद इन अंदर से जो फ्रूट कैसे हैं, उन फ्रूट को जो कट करके उनके ऊपर सजाया गया है, तो वो किस तरह के हैं, तेज़ सुर्ख रंग के, गोल्ड हार्ट, तेज़ सुनहरे रंग के, तेज़ सुनहरे रंग का वो जो फ्रूट नज़र आ रहा है। अब इस पूरे फ्रूट स्टॉल को एक कैंडल यहाँ पे लगी हुई है, दरमियान में एक कैंडल लगी हुई है, जिसने उसको उस कैंडल ने सब जो फ्रूट स्टॉल है उसने रोशन किया हुआ है। बाकी सारा यहाँ पे आगे पीछे जो इसकी आल साइड जो उसके अंधेरा, आपको हर तरफ उसका अंधेरा नज़र आएगा। तो ये उसका स्टैंजा नंबर 1 है। उसके बाद डार्क चिल्ड्रन अगेन आप देखें इन्फ्लुएंस ऑफ वार है, किस तरह उस जंग ने अफेक्ट द माइंड ऑफ द पोइट, किस तरह उसने माइंड जो पोइट क्या उसको कैसे असरअंदाज हुई है कि बच्चे भी उसे काले नज़र आते हैं। हालांकि बच्चे काले नहीं होंगे, लेकिन क्योंकि जंग में हर चीज़ उसकी मायूसी, जो डार्कनेस होती है ये मायूसी की इलामत होती है, तो बच्चे भी उसे काले नज़र आ रहे हैं। विद अ कोइन टू स्पेंड, कोइन एक सिक्का लिए, स्पेंड खर्च करने के लिए बच्चे उस फ्रूट स्टॉल की तरफ आते हैं, उनके पास चंद पैसे हैं टू स्पेंड, जो खर्च करना चाहते हैं। एंटर्स, वो दाखिल होते हैं द लालटेन्स ऑर्बिट, लालटेन वही जो कैंडल आपको बताया जो लालटेन है, लालटेन्स ऑर्बिट, ऑर्बिट इस सर्कल में दाखिल होते हैं। वो सर्कल, अब देखें रोशनी का एक सर्कल, रोशनी का एक कवरिंग होगी। अब ये फ्रूट स्टॉल है, तो फ्रूट स्टॉल में जो कैंडल लगी हुई है यहाँ पे, इसकी जो सर्कल है वो हो सकता है इस फ्रूट स्टॉल की रेडी तक की हो। अब ये जो सर्कल बना है, बच्चे वहाँ से आके इस सर्कल में दाखिल होते हैं, इस रोशनी के सर्कल में दाखिल होते हैं। मेलन गावा मैंडरेन, फाइंड मीन बाय, लेते हैं, मिलते हैं, देखते हैं, वो खाते हैं। मेलन गावा मैंडरेन की तरफ आते हैं। द मून कंपेक्टेड टू अ रिंड, द सन इन अ पिटेड स्किन। अब देखें दो तरह से होता है कि एक तो उसने जो लालटेन है, अब देखिए जैसे आपको बताया, अब ये लालटेन जो उसकी कैंडल है, अब उसकी लालटेन भी हो सकती है। अब इसका जो शोल है, इसकी जो आग है, दोनों तरह से कंपेयर हो सकता है। पहले नंबर पे इसकी जो आग है वो कहता है, इस आग को उसने मून के साथ कंपेयर किया, लाइक ये मून है। अब चांद में आपने अक्सर रोशनी का दायरा देखा होगा, अक्सर औकात चांद के इर्द गिर्द रोशनी का एक दायरा बन जाता है। अब ये भी एक रोशनी का दायरा लिए यहाँ पे फ्रूट स्टॉल की रेडी में, दरमियान में जो लालटेन है वो खड़ी है। तो कहता है लगता ऐसे है जैसे चांद जो है कंपैक्ट कहते हैं श्रिंक को, सुकड़ने को कहते हैं, SHRINK, जैसे चांद जो है वो सुकड़ के रिंड एक छिलके में आ गया। रिंड कहते हैं पैलेट को, PALATE, पैलेट जो छिलका होता है। अब लगता ऐसे है कि जैसे चांद एक दायरे के अंदर आ गया है। अब इसको चांद के साथ कंपेयर कर रहा है जो इसकी आग है, तो कहता है लगता ऐसे है ये आग जो है ये एक दायरे के अंदर सुकड़ गई है। द सन, या फिर वो कहता है सन, ऐसे लगता है जैसे सूरज जो है इन अ पिटेड स्किन, पिट जो है नंगी जिल्द में, इन अ आउटर कवरिंग जो है। अब लगता ऐसे है कि नंगी जिल्द में जो सूरज हमारे सामने पेश हुआ है,
लेकिन इसका जो दूसरा मीनिंग हुआ है कुछ इस तरह भी है कि जो इस तरह करके जो फ्रूट्स उसने कट करके रखे हुए हैं, अब जो फ्रूट कट करके रखे हुए हैं ज़्यादातर इसके साथ कंपेयर किया जाता है कि जो राइटर की यहाँ पे जो मून कंपैक्टेड टू अ रिंड और सन इन अ पिटेड स्किन, इससे मुराद वो फ्रूट्स हैं जो उसने गोल शेप में कट किए हुए हैं दरमियान से, और कट करके उसने फ्रूट स्टॉल के ऊपर जो ग्राहक हैं उनको इम्प्रेस करने के लिए जो उसने ऊपर सजाए हुए हैं। अब ये चूँकि लालटेन की रोशनी के पास है और लालटेन की रोशनी डायरेक्ट इनके ऊपर पड़ रही है, तो ये लाइट कर रहे हैं, ये ग्लो कर रहे हैं, ये शाइन कर रहे हैं, ये चमक रहे हैं। तो इनको राइटर कहता है लग ऐसे रहा है कि जैसे ये मून जो है, ये मून जो है, ये मून कंपैक्टेड, ये मून जो है, ये मून उसने, ये मून कंपैक्ट, ये श्रिंक हो गया है। चांद हमारे सामने जो सुकड़ के आ गया है टू अ रिंड, एक छिलके में चांद हमारे सामने सुकड़ के आ गया, एक दायरे में चांद हमारे सामने सुकड़ के आ गया। इस फ्रूट को वो कह रहा है और फिर दोबारा कहता है यही फ्रूट पहले चांद के साथ कंपेयर किया है, फिर इसी फ्रूट को कहता है लगता ऐसे है कि सूरज नंगी जिल्द में हमारे सामने आ गया। ये दोनों तरह से उसने इस पोइम में जो मून और सन के लिए मेटाफर जो यूज़ किया है। फिर उसके बाद स्टैंजा नंबर 2 है, फिर स्टैंजा नंबर 2 के बाद स्टैंजा नंबर 3 में कहता है दे टेक इट, वो दे मीन जो बच्चे हैं, टेक इट वो इन्हें लेते हैं, किनको, मेलन गावा मैंडरिन को लेते हैं, ब्रेक इट इन्हें खोलते हैं, इन्हें तोड़ते हैं, इन्हें खोलते हैं, ओपन इन्हें खोलते हैं, लेट अ गोल्ड और सिल्वर फाउंटेन वेट, फिर क्या होता है एक गोल्ड, कुछ फ्रूट्स में से गोल्ड कलर का या सिल्वर रंग का जो फाउंटेन है, फाउंटेन फवारा, अब जो पानी है, फाउंटेन मीन जो वाटर है, उन फ्रूट्स का जो वाटर है, उन फलों का जो पानी है, वेट वो गीला कर देता है। जैसे बच्चे उन फ्रूट्स को लेते हैं, खोलते हैं, जैसे उनको खोलते हैं तो उन फ्रूट्स का जो पानी है वेट वो गीला कर देता है, उनके माउथ को, उनकी फिंगर्स को, उनके चिक को, नोज को, चिन को। बच्चों के खाने का अंदाज आपको पता है, खाते कम है बिगाड़ते ज़्यादा है वो। तो अब अक्सर छोटे बच्चों को खाते हुए देखें तो उसका पूरे का पूरा मुंह जो है वो अंदर कम जाएगा, लेकिन बाहर कुछ ज़्यादा सजावट उसकी होगी। तो उनके मुंह जो है, उनके फिंगर्स उंगलियां जो है, चिक उनके रुखसार जो है, नोज़ उनके नाक और चिन उनकी थोड़ी जो है, ये इन सब जगहों पे फ्रूट्स के जो पानी है वो लग जाता है। रेडिएंट, अब ये सारी चीज़ें जिन जिन चीज़ों पे फ्रूट का जो पानी लगा हुआ है, रेडिएंट रेडिएंट शाइन ग्लो, वो चमक उठती हैं, एज लालटेन ऐसे चमकती हैं जैसे लालटेन वहाँ पे चमक रही है। ये चीज़ें भी ऐसे चमकना शुरू हो जाती हैं। दे फॉरगेट, वो भूल जाते हैं, द डार्क स्ट्रीट, वो उस काली गली को भूल जाते हैं, आई एम स्टैंडिंग इन, जिस काली गली में मैं खड़ा हूँ। अब देखिए अम्पेरेंट मीनिंग में तो राइटर कहता है कि बच्चे तो अपने फ्रूट स्टॉल में वो खाते पी रहे हैं, बच्चों को क्या लगेगा हम क्या होता है, बच्चे मौज मस्ती में हैं, वो फ्रूट स्टॉल में इंजॉयमेंट कर रहे हैं, फ्रूट ले रहे हैं, खा पी रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं। लेकिन इस काली गली में कोने में एक राइटर भी खड़ा है, जॉन स्टाल वर्दी, कहता है कि वो भूले हुए हैं कि उस काली गली में जहाँ पे मैं खड़ा हूँ उन्हें इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है। अब ये तो इसका अपेरेंट मीनिंग है कि बच्चों को नहीं पता कि कोई उनको देख रहा है, कोई उनको ऑब्जर्व कर रहा है, कोई इनको बड़ा केयरफुली वाचिंग है उसकी, बड़ा केयरफुली उनको बड़े ध्यान के साथ बच्चों को ऑब्जर्वेशन है उसकी, लेकिन बच्चे इस चीज़ से वास्ता नहीं है। और दूसरे में अगर आप इसके जो सिंबॉलिक मीनिंग है आप उसकी तरफ देखें तो जो हालात राइटर पे, जो हालात राइटर जैसे लोगों पे जो उस वक्त जंग के अफेक्टेड हैं, जो उस वक्त वार के अफेक्टेड है, जिन्होंने अपने प्यारों को खोया है, जिन्होंने सिसकती जो इंसानियत है, जिन्होंने जो रोते बच्चे खून में लथपथ इंसानों को अपनी आंखों से देखा है, और किस तरह उनका जहन इस जंग के दौर में, किस तरह उनका जहन परवरिश पा रहा है, किस अजियत से वो गुजर रहे हैं, किस तरह के हालात उनके साथ चल रहे हैं, किस तरह के हालात राइटर के माइंड में चल रहे हैं। तो बच्चों के इस चीज़ से लेना देना नहीं है। अगर आप बच्चों को देखें ना तो अगर घर में फौज की भी बीवी होती है तो आप बच्चे छोटों को देखेंगे वो छप्पन छपाई और भागम भाग में मसरूफ़ होंगे, उन्हें इस चीज़ से गर्ज नहीं होती कि खुशी क्या है और गमी क्या है।
बच्चों को इस चीज़ से नहीं पता होता कि उन्हें जस्ट इतना है कि हमने बस खाना है, हमने बस खेलना है, हमने बस सोना है। उन्हें ये खुशी क्या होती है, ये गम क्या होता है, उन्हें इस चीज़ से कोई लेन-देन नहीं होता। घर में सबसे प्यारा जो है वो शायद वफ़ात पा गया है, लेकिन बच्चों से इससे गर्ज़ नहीं है। बच्चों को पता है हमने टाइम पे खाना है, टाइम पे हमने सोना है, टाइम पे हमने खेलना है। अगर हमें फलाँ चीज़ नहीं मिली तो बच्चों ने वावेला करना शुरू कर देना है। अब दुनिया किन हालात से चल रही है, किस तरह के हालात इस पूरे मुल्क के अंदर, इस पूरी दुनिया के अंदर चल रहे हैं, बच्चों को इससे लेना देना नहीं है। क्या राइटर फ़ील कर रहा है, राइटर के अंदर किन तरह के एहसासात चल रहे हैं, कौन सी बातों से राइटर खौफ़ज़दा है, कितनी हौलनाकियाँ, कितने उसने सिसकते हुए इंसान, मरते हुए इंसान, खून में लथपथ इंसान देखे हैं। इन सारी बातों से राइटर को तो फ़र्क पड़ता है। वो किस काली गली में है, काली गली से मुराद वो किस तरह के हालात से गुजर है, वो किस तरह की जंगी जो सिचुएशन है, वो किस तरह उस जंग से एक अपने आप को वो किस तरह वो उस जंग की लपेट में महसूस करता है। लेकिन वो कहता है कि दे फॉरगेट, वो इससे भूले हुए हैं। बच्चों को इससे कोई लेना देनी है कि मैं किस काली गली में खड़ा हूँ, मेरे अंदर क्या कुछ चल रहा है, कितनी जंग ने कितनी ज़्यादा इंसानियत का कत्लेआम कर दिया है। लेकिन बच्चों को इससे लेन देन नहीं है कि जो कुछ राइटर को फीलिंग हो रही है, जो कुछ राइटर फील कर रहा है, वो राइटर फील कर रहा है, बच्चों को इस चीज़ से पता नहीं है, बच्चों को इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है। तो ये इस पोइम का पैराफ्रेज, इसके साथ साथ इसके हिडन मीनिंग है। और जहाँ तक इसकी इम्पोर्टेंस की बात है, तो आपको बताता चलूँ कि ये पोइम जो है, इसका जो लास्ट वाला स्टेंजा है और इसके जो सेकंड स्टेंजा है, ये एक दो बार पेपर में रिपीट हुए हुए भी हैं अक्सर औकात। और ज़्यादातर इस पोइम से जो क्वेश्चंस है वो ज़्यादा रिपीट होते होते हैं। ज़्यादातर इस पोइम के जो स्टेंजा है, आपको बताया एक दो दफ़ा पेपर में 3 4 5 साल पहले ये एक दो दफ़ा पेपर में रिपीट हुआ है। लेकिन जो इसके क्वेश्चन आंसर हैं, जो इसमें ख़ास तौर पे जो इसका सिंबॉलिक मीनिंग है, या इसमें दो क्वेश्चन आता होता है कि इस पोइम से कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं कि जो जो पोइट के माइंड को शो करते हैं कि पोइट का माइंड अफेक्टेड बाय वार है, कि जंग से उसका जो माइंड है वो अफेक्ट हुआ है। कौन कौन से एलिमेंट से आपको पता चलता है, जो सारों के दुख के एलिमेंट कौन से हैं, जाए के एलिमेंट्स कौन से हैं, वो आपको जब मैं इस पोइम की जो पोइटिक डिवाइसेस हैं वो बताऊंगा तो आपको उसमें भी क्लियर हो जाएगा। तो ये इस पोइम का पैराफ्रेज, इस पोइम का जो टेक्स्ट है, इस पोइम में जो हिडन मीनिंग है कि इस पोइम में राइटर ने किस तरह जंगी हालात को अपनी पोइम में उसने कलम बंद किया। ये इस पोइम का जो सारा टेक्स्ट है और इसके जो कॉन्टेक्स्ट है वो आपके सामने मैंने इसे रीड किया। उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये अदना सी जो कोशिश है, हल्की सी जो कोशिश है, किसी न किसी हद तक आप लोगों को ज़रूर मदद देगी। अभी मैं चलता हूँ इस पोइम के पोइटिक डिवाइसेस की तरफ। तो इसमें पोइटिक डिवाइसेस जो है, आप पोइम को अपने सामने रखें, जो जो डिवाइसेस आपको लगती हैं कि आपके लिए काम की हैं या आपको पेपर में मदद दे सकती हैं, ऐसे आपको बता चुका हूँ। जो बच्चे पिछली पोइम्स को सुन चुके हैं उनको पता है कि ये डिवाइसेस लिखना पेपर में कितनी इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए, कि जो बच्चे चाहते हैं कि हमें मैक्सिमम मार्क्स मिले। इसकी डिटेल मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगा, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप आपको हर पोइम में साथ साथ इसकी इंपॉर्टेंस बताता रहता हूँ। लिटरेरी डिवाइसेस, जो पोइटिक डिवाइसेस आप लोगों के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, ताकि आप पेपर में लिखें तो कुछ एक्स्ट्रा शो करने से आपको जो मैक्सिमम मार्क्स मिलते हैं। तो पहली इसकी जो डिवाइसेस है, एलिट्रेशन है, ये जस्ट एग्जांपल है। और मैं आपको पिछली पोइम में बता चुका हूँ कि मैंने ऑलरेडी सारी डिवाइसेस पे मुश्तमिल हर पोइम से मैंने एग्जांपल भी दी है। मैं ऑलरेडी इसकी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। आप काइंडली पहले इसकी डिवाइसेस को सुन के फिर आप इस पोइम के अंदर जो पोइटिक डिवाइसेस आप उनको सुने। तो एलिट्रेशन क्या है, सिमिली क्या है, मेटाफर क्या है, पर्सोनिफिकेशन क्या है, एजोनेंस है, एनाफोरा वगैरह, मैंने सारी डिवाइसेस इसमें मैं बड़ी डिटेल के साथ विद एग्जांपल्स मैंने शेयर किए हैं, मैंने डिटेल के साथ उसको समझाया भी है। तो एलिट्रेशन इस पोइम के अंदर क्या है कि डार्क ड्यू और पैरामिड पाइल्ड, ये जस्ट मैंने एक एग्जांपल दिए हैं, और भी हैं इसके पोइम के अंदर, लेकिन जस्ट मैंने आपको एग्जांपल दी है कि आप जस्ट साउंड को देखें, कौन सी साउंड एक लाइन के अंदर डबल साउंड के साथ मिल रही है, कम से कम दो साउंड होनी चाहिए एक आवाज़ की। तो ये एलिट्रेशन किस जगह पे है, आप जो
डार्क ड्यू और पायरामिड पाइड फर्स्ट स्टेंजा में आपको एग्जाम्पल के दिया। इस तरह आप बाकी पोइम से ढूंढे, मैंने इनको डार्क के लिए और ड्यू के लिए मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है कि आप भी इसी तरह पेपर में जब मेंशन करें तो उसको साथ हाईलाइट कर देंगे। इसी तरह आप बाकी स्टेंजा से देखिए, बाकी लाइन में देखिए आपको किस जगह पे एलिट्रेशन मिलती है, आप उसको ज़रूर ऐड करें। मैं सारी पोइम को तो नहीं लिख सकता, मैंने जस्ट आपको एग्जाम्पल दी है, एलिट्रेशन की एग्जाम्पल पोइम के अंदर यहाँ से मुझे मिली है। इसी तरह सिमिली में पायरामिड पाइड लाइक कैनन बाल्स है और फिर इसके बाद रेडियंट एंड लालटेन है, तो ये सिमिली के लिए एग्जाम्पल है। सिंबल्स ऑफ जॉय एंड सारो आपको मैंने क्वेश्चन बताया, व्हाट वर द सिंबल्स द पोइट यूज इन द पोइम इन द स्ट्रीट ऑफ फ्रूट स्टॉल एज जॉय और सारो। कौन कौन से एलिमेंट्स आपको खुशी के लगते हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स आपको दुख के लगते हैं, तो उसमें जॉय के एलिमेंट्स है जो शाइनिंग, जो रोशनी नज़र आएगी, जो चमकना होगा, वो सिंबल्स ऑफ जॉय है। ग्लो, रेड हार्ट, द मून है, द सन है, रेडियंट एज लालटेन है, ये सारे सिंबल ऑफ हैप्पीनेस है पोइट की इस पोइट्री में। और सारो दुख हमें किस जगह पे मिलता है, डार्क ड्यू फॉल्स है, डार्क चिल्ड्रन है, डार्क स्ट्रीट है। अब ये सारे जो उसके दुख के, डार्कनेस जो है ये दुख की अलामत होता है ये। इसके अलावा राइमिंग स्कीम आपको मिलेगी, मिलते लफ्ज़ हैं फॉल, स्टॉल्स, बाल्स, फिर लेट, वेट, फॉरगेट, चिन, इन, ये राइम मिलेगी आपको, राइमिंग स्कीम मिलेगी। तो ये भी पोइट्रिक डिवाइस में आ सकती है। विजुअल इमेजेस है, इमेजेस आपको तकरीबन हर पोइट के अंदर मिलेंगे, हर पोइट के अंदर, हर उसकी पोइट की पोइट्री के अंदर आपको मिलेंगी इमेजेस, तस्वीरें आप देखोगे कौन कौन सी इसमें देखो। विक्स की तस्वीर आती है, विक्स बैलेंस फ्लेम, आग जल रही है, दागी ने उसको बैलेंस किया हुआ है। स्ट्रीट ऑफ फ्रूट साल की तस्वीर नज़र आती है, मेलन गावा में ड्रेन फ्रूट्स जो है लगे हुए उनकी तस्वीर नज़र आती है। तो इमेजेस पोइम के अंदर बेशुमार आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा मेटाफर जो डायरेक्ट कंपैरिजन है, मून को उन्होंने कंपेयर किया है, उस जो फ्रूट है उसको डायरेक्ट मून के साथ कंपेयर किया है, फिर उसी फ्रूट को उसने सन के साथ कंपेयर किया है। और गोल्ड और सिल्वर फाउंटेन वेट, अब देखिए फाउंटेन वेट, अ गोल्ड और सिल्वर फाउंटेन है। कभी फ्रूट जो फाउंटेन है वो तो बेसिकली फवारे को कहते हैं, लेकिन यहाँ पे जो उसका फवारा है वो बेसिकली इसके बैकग्राउंड में जो वाटर ऑफ फ्रूट्स है, जो उसका पानी निकलता है उन फ्रूट्स का, उसको उन्होंने फाउंटेन के साथ कंपेयर किया हुआ है। तो डायरेक्ट कंपैरिजन के लिए हम मेटाफर को यूज़ करते हैं। तो ये इस पोइम की जो इम्पोर्टेंट पोइटिक डिवाइसेस थी, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग काफ़ी हद तक इसको सुनने के बाद आपको काफ़ी हद तक आपकी क्लैरिफिकेशन ऑफ कंसेप्ट हुई होगी। और इसके अलावा मैं लास्ट में आपको हमेशा की तरह बता दूं कि जो पोइटिक डिवाइसेस जो आपका स्टेंजा पेपर में आता है, उस स्टेंजा से रिलेटेड आपने पोइटिक डिवाइसेस ऐड करनी है। लाइक अगर आपका ये स्टेंजा आता है पेपर के अंदर, तो आप इसके अंदर से जो पोइटिक डिवाइसेस है वो ऐड नहीं करेंगे। आप देखेंगे इस स्टेंजा के अंदर कौन कौन सी पोइटिक डिवाइसेस यूज़ हो रही हैं, जस्ट आपने इन्हीं का रेफरेंस लिखना है, इन्हीं का एक्सप्लेनेशन देनी है, इन्हीं का आपने कॉन्टेक्स्ट लिखना है। और लास्ट में जब आप लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ करेंगे, पोइटिक डिवाइसेस यूज़ करेंगे, तो जो स्टेंजा आपके पेपर में गिवन होगा उसी स्टेंजा के अंदर से जो पोइट्री डिवाइसेस हैं आपने वही ऐड करनी है। इसके अलावा फिर भी किसी चीज़ की समझ ना आए, ना चीज़ हो, कोई गलती हो जाती है, तो आप ज़रूर जो है मुझे आगाह करें, ताकि मैं कोशिश करके अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे मैं कोशिश करूँगा उसे ओवरकम करने की, उसे कंट्रोल करने की। बाकी कोई कमी लगे तो ज़रूर मुझसे शेयर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।